नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। और आज सुबह 6 बजे सुबह की बात चाय के साथ और इस करंट अफेयर सीरीज को लेके हम आज पेश हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। और आज महान आध्यात्मिक व्यक्ति और भारत के सच्चे सपूत जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित करवाया, आदरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी के इस कोट के साथ करते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत, अर्थात उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक मत रुको। आप उसी दौर पे हैं जहां आपको अपने लक्ष्य प्राप्त होने तक किसी भी चीज के उसमें रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। तो आपके जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी ने इस ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। और इस ई किसान उपज निधि में क्या है? इसमें कोई भी जो किसान है वो 7% ब्याज दर पर लोन ले सकता है, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? जो उसका उत्पादन है, ठीक है ना, गेहूं है, चावल है, वो उसे जो बड़े बड़े संग्राहक क्षेत्र बने हुए हैं वहां पे अमानत के तौर पे या जमानती तौर पे रखना होगा और उसके एवज पे उसे 7% ब्याज पर एक अमाउंट मिल जाएगा। उस अमाउंट को वो यूज कर सकता है और उस पर अधिकतम ब्याज जो है वो कितनी है? 7% ब्याज दर लगेगी। ठीक है, तो ये ई किसान उपज निधि का अनावरण किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, इस योजना के माध्यम से देश के सभी किसानों को काफी अधिक फायदा होने वाला है और किसानों को बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे आसानी से 7 वर्ष तक की ब्याज दर पर आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है। ठीक है ना, और इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा। इस पे ई किसान उपज निधि की योग्यता क्या है? योजना के जरिए केवल किसानों को लाभ दिया जाएगा। पंजीकृत किसानों को गोदाम में अपनी फसल रखने के लिए दिया जाएगा और किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से, इस समय सारे खाते आधार कार्ड से लिंक हैं तो वो एक नॉर्मल सी चीज हो गई। और किसान जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, पर ये भी एक मैंडेटरी टर्म्स है उस पर कि किसान जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? आप पहले ये जाने कि नाटो क्या है। नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है ना, इसमें लगभग सारे यूरोप के देश जुड़े हुए हैं और वो किसी भी देश, बाहरी देश हम पे आक्रमण करे इसलिए उन्होंने अपनी एक संयुक्त सेना बना के रखी है जिसे कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अभी इस पे 32वां देश जो जुड़ा है वो है स्वीडन। ठीक है, थोड़ा सा इनकी सबकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो आप ये देखिए कि ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम। ठीक है ना, और कनाडा की राजधानी ओटावा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चले, ये है नाटो। ठीक है ना, नाटो लिखा हुआ है और ये इसका लोगो है। ठीक है ना, 7 मार्च को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य बना है।
2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला जब हुआ तब स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। इसके पहले जो बना है वो इसी का पड़ोसी, आप देखेंगे मैप में तो स्वीडन का जो पड़ोसी है वो कौन है, फिनलैंड है। तो इसके पहले फिनलैंड शामिल हुआ था और फिनलैंड जो है वो नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश था। तो फिनलैंड 31वां देश हो गया और आपका स्वीडन जो है वो 32वां देश है। ठीक है, चले ये देखिए, ये स्वीडन है, ये पूरा जो है ये स्वीडन है। ठीक है, और स्वीडन के बगल में आप देखिए ये फिनलैंड है जिसकी राजधानी क्या है, हेलेंसिकी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंसिकी है। स्वीडन की राजधानी ये दी हुई है स्टॉकहोम। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है, तो ये 4 देश आपको आजू बाजू मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच भी क्या है, बाल्टिक सागर है यहाँ पर। ये पूरा इधर साइड ये अटलांटिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, ये चारों आजू बाजू के देश है, ये भी आपको याद रखना है। चले ये देखिए, इसका संक्षेपाक्षर नाटो है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये एक सैन्य गठबंधन है, मिलिट्री है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसमें अब 32 जो सदस्य हैं वो 32 हो गए हैं स्वीडन के जुड़ने के बाद। इसके पहले 31 थे। इनकी जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है ना, इसके जो प्रधान सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना, वो कौन है, जेम्स स्टोल्टनबर्ग हैं। ठीक है, संयुक्त समिति के अध्यक्ष रॉब बाउर हैं। और सुप्रीम ऑलाइड कमांडर यूरोप के कौन है, क्रिस्टोफर जी कैवोली हैं। क्रिस्टोफर जी कैवोली हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। इसका क्या आंसर है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। शेख हसीना ने इसके लिए कहा है। ठीक है, शेख हसीना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, तीनों सेनाएं मतलब आपकी थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो क्या कहलाता है, भारत शक्ति कहलाता है। और भारत शक्ति का आयोजन कहां किया जा रहा है, राजस्थान के जैसलमेर में, पोखरण जो रेंज है, पोखरण रेंज पर। ठीक है, पोखरण रेंज पे ये किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो ये कहां पे होगा, जैसलमेर में होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चले आगे देखते हैं इसको। ये देखिए, ये इसका लोगो है और इसमें आपको तीनों दिख रहे होंगे। ये जहाज है, ये प्लेन है और ये टैंक है। मतलब थल सेना, वायुसेना और जल सेना। भारत शक्ति, ये शेर का चिन्ह। और इसमें लिखा हुआ है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। क्या लिखा हुआ है, स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। ठीक है, इस पे लिखा है इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज लिव फायर एंड मोनोवियर एक्सरसाइज पोखरण 2024। ये हो कहाँ रही है, कौन सी रेंज पे, पोखरण रेंज पे हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो अर्जुन टैंक है, धनुष विज्जर है और तेजस लड़ाकू विमान, LH ध्रुव हेलीकॉप्टर, ये सभी जो हैं जो भारत सरकार ने अभी बनाए हैं स्वदेशीकरण से, इन सभी की आत्मनिर्भरता के इस प्रदर्शन को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना मतलब थल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी होंगे। ठीक है, चलें अगला है। ये कल क्वेश्चन हुआ था, हालांकि आज फिर ये रिपीट हो गया है। साहित्योत्सव, साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होना है, तो साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होना है, दिल्ली में आयोजित होना है। ठीक है ना, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, 70 वर्ष पूर्ण हुए हैं
साहित्य अकादमी पुरस्कार के, ठीक है ना, 1955 में जी शंकर कुरुप जी को उनकी रचना आड़ा कुजाई के लिए पहली बार ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये 70 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसलिए साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। चलें आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका है कल। अगला है, ये भी कल का क्वेश्चन था, हालांकि किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम से राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड, और राष्ट्रीय क्रिएटर का अवार्ड किसको मिला है? जया किशोरी, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं। तो जया किशोरी जी को यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसी में मैथिली ठाकुर को भी दिया गया है और भी बहुत सारे लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। चले ये देखिए, ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 8 मार्च 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और ये 20 से अधिक श्रेणियों में 10 लाख वोटर्स ने 1.5 लाख से ज़्यादा, ये जितने भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन कंटेंट क्रिएटर को उनकी अलग अलग कैटेगरी में, अब देखिए उन श्रेणियों में ग्रीन चैंपियन है, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर है, बेस्ट क्रिएटर है, सोशल चेंज है, कल्चरल एम्बेसडर है, स्वच्छता एम्बेसडर है, हेरिटेज है। तो इन सभी में अलग अलग लोगों को नॉमिनेट किया गया था, उन पे लोगों ने वोट किए हैं, लगभग 10 लाख वोटर्स ने उसको वोट किया है, और उसके बाद जो उनमें से टॉप 1 बन के आए हैं, उन्हें जो भारत नेशनल क्रिएटर्स है, उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश कौन सा बना? तो इसका आंसर है पनामा। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 97th मेंबर है वो कौन बना है? पनामा बना है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां जो मेंबर है वो कौन बना है? पनामा बना है अभी। ठीक है, तो इसको आगे याद रखेंगे, ये हो चुका था कल। चल, हाल ही में किसने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स खिताब जीता है? किसने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है जोया अख्तर, दूसरा है अस्मा खान, तीसरा है बोथ ऑफ द अबव, चौथा है सुहाना शेख। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, मतलब इसको जोया अख्तर ने भी जीता है और अस्मा खान ने भी जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन दोनों ने जीता है। आगे देखें, ये देखिए, ये जो है ये जोया अख्तर हैं, प्रसिद्ध कथा लेखक जावेद अख्तर की पुत्री, और ये जो है अस्मा खान। आप वैसे अगर इन्हें याद रखना चाहें तो ये मिल्खा सिंह का रोल जिन्होंने किया है फिल्म में, उन मिल्खा सिंह की बहन है। ठीक है ना, रियल लाइफ में नहीं। तो जोया अख्तर जो है वो जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय रसोइया शेफ जो है अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर्स का सम्मान जो है वो दिया गया है। ठीक है ना, और इस पुरस्कार के तहत भारतीय छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें भारतीय छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इन दोनों को मिला है, जोया अख्तर को और अस्मा खान को यह अवार्ड दिया गया है। चले आगे बढ़े। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है? नोएडा से की गई है। कहाँ से की गई है? मजेंटा लाइन जो है, मजेंटा लाइन पे शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये जो है वो नोएडा तक प्रारंभ की जा रही है। चले देखते हैं इसको आगे। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और ये मजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर चलाई जानी है। पहले चरण में मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिमी से
नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच दौड़ेगी। तो कहां से कहां तक जोड़ना है? जनकपुरी पश्चिम से लेके नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन तक इसे दौड़ना है। आप इसका ये इमेज देखें, ये इसका इमेज है जो ड्राइवर, आप देखिए यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, न यहाँ पे कोई पर्सन है, न यहाँ कोई पर्सन है, न यहाँ कोई पर्सन है। तो ये क्या है? ड्राइवर लेस है, अर्थात इसमें ड्राइवर नहीं है, ठीक है, तो ड्राइवर नहीं है इस ट्रेन में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस पे अभी जो सिग्नेचर हुए हैं वो हुए हैं बैंक ऑफ इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी पवाजियो के साथ, और पेरी पवाजियो के साथ भारतीय आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास ने उनके साथ एक एमओयू साइन किया है कि हम जो चीज़ आपसे खरीदेंगे उसका भुगतान आपको इंडियन करेंसी भारतीय रुपयों में करेंगे, और आप हमें कोई चीज़ अगर खरीदेंगे, आपसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं या हम आपसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका भुगतान हम इंडोनेशियाई रुपयों में लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भारतीय रुपया को मजबूत करने के लिए इन्होंने ये ऐसे कदम उठाए हुए हैं। तो इसको आगे देखते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया के उपयोग के लिए मुंबई में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस सहमति ज्ञापन पर श्री शक्तिकांत दास गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक और श्री पेरी वेराजियो गवर्नर बैंक इंडोनेशिया ने हस्ताक्षर किए हैं। आप यहाँ पे देखिए तो ये गवर्नर पेरी वेराजियो हैं, पेरी वेराजियो गवर्नर इंडोनेशिया बैंक, और ये जो है ये शक्तिकांत दास जी हैं, जो गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। तो आपको यहां तक याद रखना है। चल अगला। हाल ही में कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? फार्मूला 1 ईंधन मतलब जो रेसिंग कार है, रेसिंग कार फ्यूल, रेसिंग कार में जो फ्यूल लगता है उसका उत्पादन अभी एक कंपनी ने इसको किया है जिसका नाम है इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL इसका उत्पादन करेगी, याद रखिएगा IOCL करेगी। आगे देखते हैं इसको। ये देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये रेसिंग कारें बनी हुई हैं, इनके फ्यूल जो इनमें फ्यूल लगता है उसके लिए करेगी, और उसका नाम उसने रखा है स्टॉर्म। क्या नाम रखा है? स्टॉर्म नाम रखा है। तो याद रखिएगा IOCL द्वारा जो रेसिंग कार का फ्यूल बनाया गया है, रेसिंग कार का फ्यूल पेट्रोल जो बनाया गया है उसका नाम क्या है? नेम क्या है? स्टॉर्म है, तूफान, ठीक है ना। तो इसे क्या रखा गया है? इसने स्टॉर्म रखा है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नवीनतम पेशकश स्टॉर्म पेट्रोल के साथ मोटर रेसिंग उत्साही लोगों की उच्च प्रदर्शन मांगों को पूरा करते हुए विशिष्ट ईंधन का अपने भंडार का विस्तार करना चाहता है। तो ये IOCL का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसपे वो काम कर रहा है, ठीक है। चले अगला है, भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो सी डिफेंडर्स अभ्यास जो है वो किसके बीच हो रहा है? भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है, ठीक है। चले ये देखिए, ये US से अमेरिका से एक पोर्ट जहाज आया है, ठीक है ना, और इसका नाम है USG कटर बर्थोल्फ। क्या नाम है? USG, ठीक है, USCG सॉरी, USCG कटर बर्थोल्फ, कटर बर्थोल्फ, ठीक है ना। और इसमें से कोस्ट गार्ड उतरे हैं और उन्होंने ये पोर्ट ब्लेयर में अपने देश के जो तटरक्षक हैं, ठीक है ना, तटरक्षक को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सी डिफेंडर्स कहेंगे, ठीक है ना, जो समुद्र की रक्षा कर रहे हैं। तो सी डिफेंडर्स ये एक अभियान चल रहा है। तो किसके किसके बीच है? ये कैलिफोर्निया से आए हैं। तो सी डिफेंडर्स जो है वो भारत और USA इन दोनों के बीच चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? अभी मैंने बताया था भारतीय सेना जो है स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन कहाँ करेगी? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण परमाणु रेंज पर। तो ये पोखरण रेंज पर इसका होना है। इस क्वेश्चन को अपन कर चुके हैं। ठीक है। हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? बनवारी लाल, राधिका राय, सुधा मूर्ति, मेघना हलावत। तो इसका आंसर है इन्फोसिस की को फाउंडर है यह, इन्फोसिस की सह संस्थापक है, सह संस्थापक हैं। और इन्फोसिस की सह संस्थापक के साथ साथ श्री नारायण मूर्ति जी की पत्नी है, नारायण मूर्ति जी की पत्नी है। तीसरी चीज, शिक्षा के क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान है। ठीक है। तो ये सुधा मूर्ति जी को भी शामिल किया गया था और इनके शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा था कि इनके आने से महिलाओं के उस वरीयता सूची को बढ़ावा मिलेगा कि महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। सुधा मूर्ति जो है एक भारतीय शिक्षिका और लेखिका हैं, जिसके अलावा यह इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति से शादी की है और इन्हें 2006 में भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यसभा में उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का मजबूत सबूत होगा और यह बताता है कि हमारे देश की नियति को आकार देने में नारी शक्ति और उनकी संभावनाओं की कितनी बड़ी भूमिका है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इस महान हस्ती के लिए कहा है। तो ये सुधा मूर्ति जी के चित्र है, आप इन्हें देख ले। ठीक है ना, इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है बीजेपी ने, तो ये अभी बनी हुई है। अगला, केंद्र सरकार ने 10,372 करोड़ रुपया का बजट मंजूर किया है और ये किसके लिए किया है इतना बड़ा अमाउंट? ये किया है इंडिया AI मिशन के लिए। किसके लिए किया है? इंडिया AI मिशन। आर्टिफिशियल AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, ये देखिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस राशि का इस्तेमाल बड़े कंप्यूटिंग ढांचे को, आप ये देखिए ये मनुष्य का हाथ है और ये जो हाथ है किसका है? AI का है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इसके लिए अभी इन्होंने 10,372 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की है और इससे क्या होगा कि इस AI संबंधित स्टार्टअप से काफ़ी मदद मिलेगी और नए AI टूल्स को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना, इस लाइन को आप जरूर याद रखेंगे कि AI का जो इस्तेमाल है वो किस में होगा? कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए, हेल्थ केयर में सुधार के लिए और शिक्षा में प्रगति के लिए। तीन चीज़ें किसी भी राष्ट्र को विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी पर रख सकती हैं। पहला है उसका एग्रीकल्चर, दूसरा है उसका हेल्थ और तीसरा है उसका एजुकेशन। और इन तीनों चीज़ों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय सरकार की या भारतीय लोगों की बहुत मदद कर सकता है, जिसके लिए इतना बड़ा अमाउंट जो है अभी भारतीय सरकार ने इस पर पास किया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।